वेलकम दोस्तों, मैं मनोज पवार एक बार फिर बान ई क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हिस्ट्री की सीरीज में देखिए मैंने कोशिश यही की है कि मैं रीड के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलूं, जिसमें से पहला यूनिट हमारा पूरा हो चुका है। सेकेंड यूनिट के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं और उसी क्रम में आज जैसे कि सेकेंड यूनिट के अंदर हम मौर्य और गुप्त के बारे में पढ़ चुके हैं, मौर्य प्रशासन और गुप्त प्रशासन, और साथ ही भारत में उनकी उपलब्धियों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मौर्योत्तर काल की, या एक पर्टिकुलर अलग से टॉपिक दे रखा है हमारे सिलेबस के अंदर 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी का भारत, और इसी को गुप्तोत्तर काल के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा रूपरेखा देख लीजिए। जिस प्रकार से मौर्य शासन या साम्राज्य के पश्चात काफ़ी सारे छोटे छोटे राजवंशों का भारत में उदय होता है, और उसी क्रम में हम लोग, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने उसको नहीं पढ़ाया है, बाकी जानकारी आपको है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा बृहदत्त की हत्या और शुंग वंश की स्थापना, फिर कण्व वंश है, फिर सातवाहन है, और सातवंश से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माताओं के नाम से संबोधित होते थे शासक, और साथ ही ब्राह्मणों को भूमिदान करने वाला जो परंपरा शुरू हुई है वो सातवाहन वंश के समय में शुरू हुई है। इसी क्रम में आगे जब गुप्त काल प्रारंभ होता है और गुप्त काल के पश्चात भी पुनः वही स्थिति बनती है, यानी गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक विष्णुगुप्त हमने देखा था, उसके पश्चात भी भारत में छोटे छोटे अनेक राजवंश अस्तित्व में आते हैं। और इसी क्रम में जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पुष्यभूति या वर्धन वंश। देखिएगा, पुष्यभूति जिसे हम वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा, गुप्त काल के पश्चात छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आते हैं, और उन अस्तित्व में आने वाले राज्यों में सबसे प्रभावी और सबसे जो प्रभावशाली राजवंश है वो पुष्यभूति या वर्धन वंश है। और इसी के क्रम में आगे चल करके हम देखेंगे कि किस प्रकार जिस गुप्त काल के अंदर बहुत सी ऐसी उपलब्धियां भारतवर्ष ने हासिल की, वैसी कई उपलब्धियां हमें वर्धन काल और विशेष करके उसके सबसे प्रतापी शासक हर्षवर्धन के समय में देखने को मिलती हैं। काफ़ी सारी साहित्यिक रचनाएं भी लिखी गई हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण भी वहां मौजूद हैं। तो बात करूंगा गुप्त काल के पश्चात कौन कौन से ऐसे राजवंश थे जिनका संबंध यहाँ इस टॉपिक से रहेगा। तो देखिएगा, एक वंश का नाम आता है मोखिल वंश। मोखिल वंश, और मोखिल वंश का शासन भारत के किस भाग में रहा? तो वो रहा कन्नौज। उसके पश्चात एक और वंश की बात करूंगा, गौड़ वंश। गौड़ वंश, गौड़ वंश जिसका शासन था पूर्वी भाग यानी बंगाल में। उसके बाद में बात करेंगे परवर्ती गुप्त। परवर्ती गुप्त वंश जिसका शासन रहता है मालवा में। देखिए, उन्हीं शासक या राजवंशों की यहां चर्चा करूंगा जिसका संबंध यहां पुष्यभूति से रहेगा। और उसके बाद में रहता है मैत्रेक वंश, जो उस समय का कामरूप और अभी वर्तमान का असम और उसके आसपास का क्षेत्र। देखिएगा, ये स्थिति किस प्रकार से रहती है कि ये अगर हम भारत की बात कर लें, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ये भारत की बात कर लें तो यहां पर देखिएगा ये जो स्थान है इसका संबंध रहेगा पुष्यभूति वंश से या वर्धन वंश से, और राजधानी क्षेत्र रहता है थानेश्वर। उसके पास में ही ये कन्नौज का क्षेत्र, जहां पर बात करेंगे मोखिल वंश की। मोखिल वंश, यहां पर जो क्षेत्र रहेगा असम कामरूप का क्षेत्र, जिसमें कहेंगे हम मैत्रेक वंश। और उसके बाद में अगर बात करें बंगाल की तो यहां पर रहेगा गौड़ वंश। और उसके बाद में यहां बात करें हम मालवा की तो मालवा में है परवर्ती गुप्त वंश। और यहां दक्षिण भारत में हम बात करें तो यहां चालुक्य वंश। इसका संबंध इस अध्याय से रहेगा, उसको समझेंगे हम। देखिएगा, बात करेंगे पुष्यभूति वंश की। इसको पुष्यभूति नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसका संस्थापक जो रहा, जिसने इस पुष्यभूति वंश या एक नए राजवंश को अस्तित्व प्रदान किया, तो वो था पुष्यभूति। और
पुष्यभूति से रिलेटेड यही फैक्ट है कि इसने इस नए राजवंश की स्थापना की जो आगे चलकर के वर्धन वंश के नाम से बहुत अधिक प्रख्यात हुआ, विख्यात हुआ। इसके संस्थापक हैं पुष्यभूति संस्थापक, और अपनी राजधानी रखते हैं ये थानेश्वर। थानेश्वर राजधानी है, और थानेश्वर कहाँ है तो वर्तमान हम कह सकते हैं कुरुक्षेत्र का क्षेत्र आसपास का, या राज्य की बात करें तो हरियाणा राज्य रहेगा। थानेश्वर राजधानी कहाँ अवस्थित थी तो हरियाणा राज्य, वर्तमान हरियाणा राज्य। देखिएगा इसके अंदर एक शासक जो आगे चलकर के प्रभावी शासक के रूप में महत्वपूर्ण 3-4 शासक ही रहे यहाँ पर, तो शासक जो रहेगा वो रहेगा प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन कह सकते हैं कि ये प्रभावशाली शासक रहा। पुष्यभूति के बाद में प्रभावी शासक कौन आया तो प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक और साथ ही साथ में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की जाती है प्रभाकर वर्धन के द्वारा। देखिएगा इस मैप से कुछ स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। एक काम करते हैं, एक बार इस मैप को हटा लेते हैं। मैंने आपको शुरुआती तौर पर बता ही दिया, अब सिर्फ मैं पर्टिकुलर उस प्रांत का और वंश का नाम लिख करके आपको पूरी स्टोरी बता दूंगा, तो आपको वर्धन वंश और स्पेशली हर्षवर्धन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा तो ये जो दो उपाधियां हैं परम भट्टारक की और महाराजा धीराज की, ये ग्रहण की जाती है, धारण की जाती है प्रभाकर वर्धन द्वारा। और प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश का एक महत्वपूर्ण शासक माना गया है, महत्वपूर्ण शासक। और यहीं से आप कह सकते हैं कि पुष्यभूति ने एक नया नाम धारण कर लिया, वर्धन वंश। देखिएगा प्रभाकर वर्धन का विवाह होता है यशोमती से। यशोमती इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टिकोण से, लेकिन यशोमती से आगे जो बात करेंगे, यशोमती और प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें होती हैं। सबसे पहले आता है राज्यवर्धन। राज्यवर्धन के बाद में दूसरे पुत्र होते हैं हर्षवर्धन, और एक पुत्री होती है जिनका नाम राजश्री या कहीं कहीं पर राज्यश्री भी दिया गया है। ये 3 भाई बहन हैं प्रभाकर वर्धन की संतानें, 3 संतानें, 2 भाई और 1 बहन। यहां पर जो राजश्री है इसका विवाह करवा दिया जाता है कन्नौज। बिल्कुल मैंने आपको मैप में बताया था कन्नौज। कन्नौज में कौन से राजवंश का शासन है तो कन्नौज में मोखिल वंश का राजवंश है। तो मोखिल वंश के एक शासक होते हैं जिनका नाम है ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा। तो राजश्री का विवाह किससे हो जाता है? मोखिल वंश के शासक ग्रहवर्मा, जिनका शासन कहाँ है? कन्नौज। अब देखिएगा स्टोरी आगे क्या बनती है कि जो कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा है, इनकी शत्रुता होती है मालवा के शासक से। मालवा, और मालवा में कौन से वंश का शासन मैंने आपको बताया था? मालवा में परवर्ती गुप्त हैं। तो यहां पर एक शासक का नाम आता है जिसको कहते हैं देवगुप्त। तो मालवा का देवगुप्त, देवगुप्त की शत्रुता होती है किससे? कन्नौज के ग्रहवर्मा से, जो अभी रिश्ते में राज्यवर्धन और हर्षवर्धन का बहनोई लगता है। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात राज्यवर्धन गद्दी पर बैठते हैं और उसी पीरियड के अंदर देवगुप्त के द्वारा कन्नौज पर आक्रमण किया जाता है। कन्नौज पर आक्रमण हुआ, कन्नौज पर जीत दर्ज कर लेता है कौन? देवगुप्त जीत दर्ज कर लेता है और देवगुप्त के हाथों ग्रहवर्मा की हत्या कर दी जाती है। ग्रहवर्मा मारे जाते हैं, बहनोई की हत्या हो गई। राज्यवर्धन के गद्दी पर बैठने के समय ये परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो इसका बदला लेने के लिए जो राज्यवर्धन है, अपने बहनोई का बदला लेने के लिए देवगुप्त पर आक्रमण करते हैं और मालवा के शासक, परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त की हत्या कर दी जाती है। ये हत्या कौन करता है? ये हत्या होती है राज्यवर्धन के द्वारा, जो अभी वर्तमान समय में क्या है? तो अभी वर्तमान समय में, तत्कालीन समय में वो प्रभाकर वर्धन के उत्तराधिकारी और थानेश्वर के नए शासक, वर्धन वंश के नए शासक। तो राज्यवर्धन द्वारा देवगुप्त की हत्या कर दी जाती है। और देवगुप्त जो मालवा का शासक है, इसका एक परम मित्र जो मैंने बताया था आपको पूर्वी भाग के अंदर, देखिएगा वो है बंगाल का शासक जिसका वंश है गौड़ वंश। गौड़ वंश का एक शासक जिसका नाम है शशांक।
बिल्कुल शशांक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यह वही शशांक है जो कट्टर ब्राह्मणवादी सोच से परिपूर्ण है, पूरी तरह से ब्राह्मण सोच से घिरा हुआ है। और इसी क्रम में वो एक कर्म करता है। क्या कृत्य करता है? वो उस बोधि वृक्ष को कटवा देता है जिस बोधि वृक्ष को गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का स्थान माना गया है। वही पीपल का पेड़ जिसे बोधि वृक्ष नाम दिया गया है, उस बोधि वृक्ष को शशांक द्वारा कटवा दिया गया। और यह इस बात का प्रमाण है कि वो कट्टर ब्राह्मणवादी सोच से घिरा हुआ व्यक्ति था। तो शशांक द्वारा बोधि वृक्ष कटवाया गया और ये शशांक अपने मित्र देवगुप्त की हार और मृत्यु का बदला लेता है। किससे? राज्यवर्धन से। और धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। देखिएगा काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है यहाँ पर, किसने किसकी हत्या की। एक बार में बहुत शॉर्ट तरीके से समझ लीजिए कि देखिएगा 3 भाई हैं, भाई बहन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। राजश्री के पति का नाम क्या है? ग्रह वर्मा, जो कहां के शासक हैं? कन्नौज के शासक। इनकी शत्रुता किससे है? मालवा के शासक देवगुप्त से। और देवगुप्त का आक्रमण ग्रह वर्मा पर होता है, जिसमें ग्रह वर्मा की हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? देवगुप्त के द्वारा। अब जीजा का बदला लेता है राज्यवर्धन और इस देवगुप्त जो मालवा का शासक है उसकी हत्या राज्यवर्धन द्वारा। लेकिन इस देवगुप्त का मित्र है बंगाल का गौड़ शासक शशांक, वो राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। तो अब कौन बचा इस सारे संघर्ष में? सिर्फ शशांक बचा, बंगाल का शासक शशांक। और इस बीच में स्थिति ये बनती है कि ग्रह वर्मा द्वारा देवगुप्त के द्वारा जब ग्रह वर्मा पर आक्रमण किया जाता है कन्नौज पर, तो उसे परास्त करके उसको मारकर वो उसकी पत्नी यानी राजश्री, जो राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की बहन है, उसको अपहरण कर लेता है और अपने साथ में बंदी बनाकर ले जाता है। लेकिन जब राज्यवर्धन की हत्या शशांक द्वारा कर दी जाती है, तो वो जो राजश्री है वो बंदी बनाकर रखी गई थी, लेकिन वो वहां से भाग जाती है और भागते भागते विंध्याचल के वनों में पहुंच जाती है और वहां आत्महत्या का प्रयास करती है। देखिएगा आगे की स्थिति क्या रहेगी, आगे की स्टोरी क्या रहेगी। एज ए स्टोरी देखेंगे, बहुत मजा भी आने वाला है और बहुत अच्छे से समझ में भी आने वाला है। देखिएगा अब समय आ गया साहब 606 ईस्वी। और ये 606 ईस्वी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हर्ष के या हर्षवर्धन के राज्यारोहण का समय है। तब उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की थी, यानी 16 वर्ष की अल्प आयु में हर्षवर्धन को थानेश्वर की गद्दी मिलती है। लेकिन गद्दी के साथ साथ में कुछ चुनौतियां भी उसके सामने है। पहली चुनौती शशांक, जिसने उसके भाई की हत्या की है और जिसने उसकी बहन का अपहरण किया है। बहन अभी भी उनके पास नहीं है, यानी बहन अभी भी लापता है, अज्ञात है। दूसरा प्रश्न उठता है कन्नौज का, जो उसके बहनोई यानी ग्रह वर्मा की राजधानी थी, अब उस पर शशांक का कब्जा है। और उसके बाद चुनौती जो मैंने आपको बताई दिया है, राजश्री को ढूंढना। ये 3 चुनौतियां लेकर के अल्प आयु में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है और तभी उसे अपने मित्र और अपने ममेरे भाई, जिसका नाम है भंडी, नॉट भिंडी, भंडी। ये भंडी कौन है? तो ये राज्यवर्धन और हर्षवर्धन का ममेरा भाई है और साथ ही साथ हर्षवर्धन का मित्र है। और ये मित्र क्या सूचना देता है? मित्र सूचना देता है कि आपकी जो बहन है राजश्री, वो कहां पहुंच गई है? विंध्याचल के जंगलों में पहुंच गई है, जंगलों में। ये सूचना इसे भंडी द्वारा दी जाती है। और एक व्यक्ति और यहां पर जुड़ता है, बौद्ध भिक्षु, जिसका नाम है दिवाकर मित्र। दिवाकर मित्र कौन है? एक बौद्ध भिक्षु है और बौद्ध भिक्षु की सहायता से ये अपनी बहन राजश्री को ढूंढने में सफल हो जाता है। यानी 606 ईस्वी में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा कुछ चुनौतियों को लेकर के, फिर उसको मदद के रूप में भंडी और दिवाकर मित्र का नाम, दिवाकर मित्र ने उसकी बहन को ढूंढने में मदद की। अब देखेंगे अब ये शशांक के साथ में क्या नीति अपनाता है। तो शशांक के विरुद्ध ये कामरूप के शासक, जिनका नाम दिया गया है, यहां पर नाम दिया गया है भास्कर वर्मा।
भास्कर वर्मा। भास्कर वर्मा कौन है? तो कामरूप के शासक। इनके साथ मित्रता करता है, मैत्री करता है हर्षवर्धन और शशांक के विरुद्ध आक्रमण करता है, जिसमें शशांक की हार होती है और शशांक मारा जाता है। हालांकि ऐतिहासिक तथ्य इसके बारे में कम मौजूद है, लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति यह बनती है कि हर्षवर्धन को सफलता मिल जाती है। अब हर्षवर्धन को सफलता मिल गई। भारत के इस कोने पर थानेश्वर, इस कोने पर बंगाल, यहां पर कन्नौज और यहां पर मालवा, इस प्रकार से एक बहुत बड़ा क्षेत्र साम्राज्य के रूप में हर्षवर्धन को प्राप्त हो जाता है। लेकिन थानेश्वर में बैठकर राजधानी बनाकर वो इस साम्राज्य पर नियंत्रण नहीं कर पाएगा। शायद यही सोच रहती है हर्षवर्धन के जहन में और अपने साम्राज्य का केंद्र पाकर के वो कन्नौज को अपनी नई राजधानी बनाता है। बिल्कुल कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कन्नौज को किस वर्धन शासक ने अपनी नवीन राजधानी के रूप में बनाया या उस राजधानी को चुना, तो वो है हर्षवर्धन। देखिएगा हर्षवर्धन से रिलेटेड काफी सारे फैक्ट्स हैं। ये मेरे हिसाब से आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहन की कहानी, भाई की कहानी, शशांक की कहानी और उसके बाद में देवगुप्त और ग्रहवर्मा की स्टोरी आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिएगा हर्षवर्धन 606 ईस्वी, ये इसका राज्याभिषेक का काल, 16 वर्ष की अल्पायु। इसके साथ में ये एक और नाम से भी जाना जाता है और वो नाम है शीलादित्य। हर्षवर्धन को शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, जिसने अपनी नई राजधानी कन्नौज को बनाया। अब देखिएगा कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्य भी हैं जो हमें हर्ष के बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहली जानकारी तो वही बाणभट्ट, जो इसका दरबारी कवि है, जिसके बारे में मैंने आपको गुप्त काल में भी बताया था। बाणभट्ट ने गुप्तकालीन सिंचाई का जो प्रमुख साधन था, जिसको हम कहते हैं रहट या अरहट, उसे क्या कहा था? उसे कहा था तुला यंत्र। बिल्कुल तुला यंत्र। देखिएगा बाणभट्ट जिसकी दो प्रमुख रचनाएं हैं, पहली रचना हर्षचरित और दूसरी रचना है कादंबरी। ये बाणभट्ट की दो रचना है और बाणभट्ट कौन है? तो वे हर्ष के दरबारी हैं। तो उसके द्वारा रचित हर्ष चरित्र से भी हमें हर्ष के बारे में बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं। दूसरी जानकारी प्राप्त होती है हैनसांग द्वारा। और हैनसांग कौन है? एक चीनी यात्री जो हर्ष के समय में भारत आया। देखिए हैनसांग से भी बहुत से प्रश्न निकल करके आते हैं। हैनसांग कौन है? चीनी यात्री। इसे क्या संज्ञा दी गई है? यात्रियों का राजकुमार नाम दिया गया है। किसे? हैनसांग को। हैनसांग भारत क्यों आया था? तो वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए, और यह एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी करता है और अध्यापन भी करवाता है। हैनसांग, उसने जो रचना लिखी है उसे कहा जाता है CU की, और इस CU की रचना के अंदर उसने हैनसांग ने हर्षवर्धन के बारे में बहुत सी जानकारियां प्रदान की है। देखिएगा हैनसांग हो गया। उसके बाद में बात करूंगा मैं यहां आगे चल करके एक शासक जो दक्षिण भारत के अंदर मैंने बताया था, चालुक्य शासक है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ये कौन है? ये एक चालुक्य शासक है और हर्ष की इस दिग्विजय की नीति को देखते हुए पुलकेशिन द्वितीय इसका सामना करता है नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर, और इसकी जानकारी हमें पुलकेशिन द्वितीय द्वारा लिखे गए एरण अभिलेख से मिलती है, जिसमें यह लिखा गया है, जिसमें यह उल्लेखित किया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को बढ़ने से रोका या परास्त किया। तो यहां भी हम स्रोत के रूप में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा लिखे गए या लिखवाए गए एरण अभिलेख को भी मान सकते हैं। उसके बाद में मैं बात करूंगा अगले स्रोत की। अगला स्रोत देखिएगा, भारत के इतिहास का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा माना गया है? कई बार मैंने इसकी चर्चा की है, मौर्य काल में भी की है। तो देखिए वो है राजतरंगिणी किसकी रचना है? तो ये कल्हण की रचना है और ये 1150 ईस्वी के आसपास लिखा गया एक ग्रंथ, मुख्य रूप से कश्मीर शासक और कश्मीर की शासन व्यवस्था पर। लेकिन उस समय के जो वर्तमान
शासक थे अलग अलग राज्यों के, उनका भी उल्लेख मिलता है। इसी में हमें जानकारी अशोक की भी मिलती है, इसी में हमें हर्ष की भी जानकारी मिलती है, इसी में हमें कलिंग के शासक नंदराज की भी जानकारी मिलती है, जो कलिंग युद्ध के समय अशोक के विपरीत कलिंग युद्ध में लड़ा था। तो देखिएगा राज तरंगिणी ये भी एक स्रोत के रूप में है। यहाँ हर्ष चरित भी एक स्रोत है। चीनी यात्री हैंसांग की सुयु की, उसके अलावा पुलकेशन द्वितीय का एरन अभिलेख भी हर्ष की हमें जानकारी प्रदान करता है। देखिएगा मैं बात करूंगा हैंसांग का रोल क्या रहा। तो हैंसांग जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय से जिसका संबंध है, CU की नामक ग्रंथ की रचना करता है और अपनी यात्रा के दौरान वो भीनमाल भी पहुंचता है और भीनमाल के लिए एक शब्द प्रयुक्त में लेता है पीलो मोलो। पीलो मोलो किसे कहा गया है? तो भीनमाल को किसके द्वारा कहा गया है? तो हैंसांग के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय से इसका गहरा संबंध है और यही वो व्यक्ति है, क्योंकि जो हमारा हर्ष है वो तो शैव धर्म को मानता था, शिव व सूर्य का उपासक था हर्षवर्धन। लेकिन हैंसांग के संपर्क में आने के बाद में वो बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हो जाता है और इसी कारण वो बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान करता है। और हर्ष के ही काल में नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरता है। बौद्ध शाखा कौन सी? महायान शाखा। तो बौद्ध की महायान शाखा से संबद्ध हो जाता है कौन? हर्षवर्धन। देखिएगा जो पहले शिव और सूर्य का उपासक था, अब हर्ष से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण बातें जहां से प्रश्न निकल करके आते हैं। हर्ष प्रति 5वें वर्ष गंगा और यमुना नदी के संगम पर प्रयाग, इलाहाबाद, बिल्कुल प्रयाग में एक प्रयाग सभा जिसे महामोक्ष परिषद भी कहते हैं। महामोक्ष परिषद किसे कहते हैं? प्रयाग सभा को, जो प्रति 5 वर्ष आयोजित की जाती थी प्रयाग में। किसके द्वारा? हर्ष के द्वारा। और उस प्रयाग सभा के अंदर हर्ष अपने पहने हुए वस्त्र तक दान कर देता था। 5 साल में जितनी धन और संपत्ति संचित होती थी सब कुछ वो दान कर देता था और अपने पहनने के लिए नए वस्त्र अपनी बहन से प्राप्त करता था। ये भी उल्लेख मिलता है। तो हर 5 साल के अंदर ये इस प्रकार की एक मोक्ष परिषद का आयोजन करता था। हर्ष दानशीलता के लिए प्रसिद्ध है और इसके द्वारा आयोजित किए गए छठे यानी जो 6th प्रयाग सभा थी, प्रयाग सभा, उसके अंदर हैंसांग भी उपस्थित रहा था। यानी हैंसांग हर्ष द्वारा आयोजित कौन सी प्रयाग सभा में मौजूद था? तो छठी प्रयाग सभा में हैंसांग मौजूद था। और इसी के साथ में हर्ष ने कन्नौज के अंदर एक सर्वधर्म सम्मेलन करवाया, एक धर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया। किसके द्वारा? हर्ष के द्वारा। कहां? कन्नौज, जिसकी अध्यक्षता भी उसने हैंसांग को सौंपी थी। हैंसांग के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। प्रयाग सभा अलग है, कन्नौज धर्म सम्मेलन अलग है। सभी धर्म के धर्मावलंबी और जो ज्ञाता थे यहाँ उपस्थित हुए और हैंसांग जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़ा हुआ है उसने इस धर्म सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। अब बात करेंगे कुछ साहित्यिक रचनाओं की। देखिएगा 2 रचनाएं मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। बाण भट्ट की 2 रचनाएं कौन कौन सी? कादंबरी और हर्ष चरित्र। अब यहां आगे बात करेंगे हम कुछ अन्य रचनाओं की जो स्वयं हर्ष द्वारा लिखी गई, ऐसा उल्लेख मिलता है। हर्ष द्वारा लिखी गई 3 प्रमुख रचनाएं हैं। प्रियदर्शिका, नागानंद और तीसरी रचना है रत्नावली। ये परीक्षा में आता है तो निश्चित तौर पर ये हर्ष की रचनाएं के रूप में ही पूछी जाएंगी, लेकिन ऐसे भी कुछ उल्लेख मिलते हैं कि एक कवि था जिसका नाम था धावक, जिसको बहुत सारा पुरस्कार और भेंट देकर हर्ष द्वारा इन रचनाओं को लिखवाया गया। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। भाषा रहेगी संस्कृत। 3 रचनाएं हर्ष की। और हर्ष को कल्हण राज तरंगिणी के अंदर भी उसका उल्लेख मिलता है। हर्ष द्वारा परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की जाती है हर्ष के द्वारा। और देखिएगा एक चीज और कि हर्ष को इतिहास में कहीं कहीं अंतिम हिंदू सम्राट की संज्ञा दी गई है। अंतिम
हिंदू सम्राट। लेकिन यहाँ कुछ कंफ्यूजन भी रहता है, क्योंकि हर्ष स्वयं कट्टर हिंदू नहीं था, वो बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हो चुका था, उसका झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ हो चुका था। और दूसरी चीज कि उसका साम्राज्य पूरे भारतवर्ष पर नहीं था। ऐसा कहते हैं, देखिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में भी हिंदू सम्राट के रूप में उसको भी उल्लेखित किया जाता है, लेकिन यहाँ इस बात को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वो अंतिम हिंदू सम्राट था, क्योंकि उसका पूरे भारत पर शासन नहीं, प्लस वो कट्टर हिंदू नहीं, क्योंकि उसने बौद्ध धर्म की तरफ झुकाव उसका हो गया था। तो देखेंगे इतिहास में लिखी हुई बातों को तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है, तो मैंने आपके नोटिस के लिए बता दिया। इसमें देखिएगा आप, इसके प्रशासनिक व्यवस्था को अगर हम देखें तो इसका प्रशासन काफी हद तक गुप्त वंश के समान था, यानी गुप्तों के समान ये प्रांत भुक्तियों में बटे हुए थे। फिर आगे विषय है, विषय से जुड़ा हुआ व्यक्ति विषयपति है। फिर तहसीलों के रूप में हम देखते हैं तो वहां पर हमने देखा था वीथी, वीथी से छोटे देखे थे ग्राम, तो यहाँ वीथी के स्थान पर पाठक शब्द का प्रयोग किया गया। देखिए देखते हैं, तो अधीनस्थ शासकों की बात कर लेता हूं एक बार। हर्ष के अधीनस्थ जो शासक रहे, अधीनस्थ शासक, उनको क्या कहा जाता था? तो उन्हें महाराज या महासामंत कहा जाता था। महाराज या महासामंत। जो हर्ष के अधीन शासक थे उन्हें महाराज या महासामंत कहकर संबोधित किया जाता था। और अब बात करूंगा मैं हर्षकालीन प्रशासन की, कि हर्ष के समय में प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, कौन कौन सी इकाइयां थी, कौन कौन से उसके प्रधान थे, प्रभारी थे, और देखिएगा क्या व्यवस्था रहेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्रशासन में, हर्षकालीन प्रशासन। देखिएगा हर्षकालीन प्रशासन में सबसे केंद्र के बाद में, राजा के बाद में जो इकाई होती थी उसको कहते थे प्रांत, और प्रांत को यहाँ पर भुक्ति से संबोधित किया गया, जैसा हमने गुप्त काल में देखा। और भुक्ति का जो प्रमुख होता था, प्रधान होता था, उसको कहते थे ऊपरी, बिल्कुल एज इट इज है जो गुप्त काल में था। देखिएगा भुक्ति के बाद में, प्रांत के बाद में जो स्थान आता है जिले का, और जैसा कि गुप्त काल में था, जिले को कहते थे विषय, और विषय के इंचार्ज को कहा जाता था विषयपति। इसके बाद में देखेंगे जिले से छोटे, वर्तमान तहसील कह दीजिए, तो वो था पाठक। इकाई को कहते थे, यानी तहसील को क्या कहते थे? पाठक कहते थे, तहसील को पाठक कहते थे। उसके बाद में सबसे छोटी जो इकाई है वो है ग्राम, और ग्राम का जो इंचार्ज होता था उसको कहा जाता था ग्रामाक्ष पटलिक। देखिएगा ग्रामाक्ष पटलिक, ये ग्राम का अधिकारी या ग्रामिक जो कह सकते हैं। देखिएगा इस प्रकार से ये व्यवस्था थी, कुछ इकाइयां थी हर्षकालीन। अब पुलिस की बात करें तो वही मुख्य पुलिस अधिकारी जो होता था उसको कहते थे, जैसा कि गुप्त काल में देखा था, दंड पाशिक, या एक नाम और यहां पर प्रयुक्त होता है दंड पाशिक के अलावा दंड पाशिक या दंडिक। उसके अलावा अन्य जो पुलिस कर्मचारी होते थे उनको चाट या भाट कहा जाता था। चाट या भाट, ये कौन है? पुलिस कर्मचारी। देखिएगा पुलिस कर्मचारी, चाट या भाट। उसके अलावा बात करें कि अश्व सेना का प्रधान क्या कहलाता था, तो अश्व सेना का जो प्रधान सेनापति या प्रधान इंचार्ज था अश्व सेना का, उसे कहते थे बृहदेश्वर कौन था? अश्वसेना का प्रधान। तो यहां पर बात करेंगे फिर पैदल सेना का प्रधान। पैदल सेना का प्रधान क्या कहलाता था? तो उसे कहते थे महाबलाधिकृत भी है कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर महाबलाधिकृत के नाम से भी उल्लेखित है, बलाधिकृत या महाबलाधिकृत। अब देखिएगा मौर्य काल के कुछ प्रमुख मंत्रियों के नाम दिए गए हैं, में भी प्रश्न नहीं बने, लेकिन जानकारी के लिए देख लेते हैं हम, क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है बहुत छोटा टॉपिक है, पुष्यभूति वंश। इसकी क्रम में बहुत बड़े बड़े टॉपिक आने वाले हैं, चौल आएंगे, राष्ट्रकूट आएंगे, उनको भी पढ़ेंगे हम। देखिएगा तो यहां पर एक नाम आता है भंडी। आया था पहले नाम? बिल्कुल आया था, भंडी। भंडी कब आया था? हर्ष का मेरा भाई या उसका मित्र भंडी, और यही भंडी इसका प्रधान सचिव रहा। प्रधान सचिव कौन था? भंडी, जिसने बहन की जानकारी दी थी। बिल्कुल। दूसरा व्यक्ति है सिंहनाद, और सिंहनाद कौन था? तो हर्ष का प्रधान सेनापति कौन है? सिंहनाद। उसके बाद में एक नाम आता है कुंतल कौन था? अश्व सेना का प्रभारी।
सेना का प्रभारी, यानी कौन से पद पर था ये? गुप्त, इसमें नाम दिया ना अपन ने, बृहदेश्वर पद पर था। और बात करेंगे हम एक और जिसका नाम है स्कंदगुप्त। हाँ, ये गुप्तकालीन स्कंदगुप्त नहीं है, ये अन्य व्यक्ति है जो गज सेना का प्रमुख था। जैसे अश्व सेना का प्रमुख, वैसे गज सेना का प्रमुख, यानी गज सेना के प्रमुख के पद पर कौन था? स्कंदगुप्त, कुंतल, सिंहनाद और भंडी। इस प्रकार यहाँ कुछ नाम उल्लेखित हैं मंत्री परिषद के रूप में। अब बात करूंगा मैं सिंचाई व्यवस्था में तुला यंत्र, रहट को तुला यंत्र किसने कहा है? तो ये कहा है साहब आपके बाणभट्ट ने, जिसको हमने गुप्त काल में भी देख लिया था। तुला यंत्र सिंचाई का साधन बाणभट्ट ने कहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट रहते हैं, मथुरा हर्ष के समय में सूती वस्त्र का निर्माण केंद्र थी। सूती वस्त्र के निर्माण का प्रमुख केंद्र, निर्माण केंद्र क्या था? मथुरा। मथुरा गुप्त काल में भी एक व्यापारिक केंद्र के रूप में, हालांकि प्रमुख व्यापारिक केंद्र तो उज्जैन था, अन्य व्यापारिक केंद्रों में मथुरा का नाम आता है और ताम्रलिप्ति प्रमुख बंदरगाह के रूप में आता है। तो यहां इस वीडियो में हर्ष से जुड़ी हुई लगभग सारी जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया है। आगे और गुप्तोत्तर काल के राजवंशों की हम चर्चा करेंगे और इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहिए और इसी प्रकार मैं आपको जानकारियां उपलब्ध करवाता रहूंगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।